अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसका मतलब आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देखें, ठीक है। मैं आपके साथ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आपने लाजमी तौर पे देखना है अगर आप चाहते हो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से एक भी गलती ना हो और आप देखते ही सॉल्व कर लें सब चीज़ें। सो ट्रांजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम। देखो मोमेंटम और एनर्जी जो फोटोन की होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। सिंपली यहाँ पे आप इतना देख लो कि जो फोटोन ज़्यादा एनर्जी रखता होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, यानी आपको मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन देखने हैं। और आपको मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले चैप्टर में लेक्चर में सिखा दिया ऑलरेडी कि कैसे जज करना है कि मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा इतने कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस में से। आपने सिर्फ ये देखना है कि पी सबसे कम कहां पर है। पी सबसे कम है चार्ली में, तो चार्ली आंसर हुआ। कैसे? P इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले शेल में ट्रांजिशन हो रही है, ये आता है आपके पास लाइमन सीरीज में, और लाइमन सीरीज में यूवी फोटोन निकलता है। यूवी फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। फिर आपके पास आता है बामर सीरीज बीटा ऑप्शन में, जो कि गलत है। बीटा ऑप्शन में आती है आपके पास बामर सीरीज। बामर में आपके पास विजिबल में आता है फोटोन, और विजिबल वाला कम एनर्जी रखता है यूवी से। सो इसकी तो विजिबल रेंज में लाई करी होगी, तो इसका तो एनर्जी ज्यादा हो ही नहीं सकती, मोमेंटम ज्यादा हो ही नहीं सकता बनिस्बत चार्ली ऑप्शन के। ये थर्ड वाला तो आई आर रीजन में चला गया, क्योंकि लाइमन बामर पास्चन सीरीज है। ये पास्चन सीरीज तो आई आर रीजन में होती है, वो तो और कम एनर्जी रखती है। और ये आपके पास हम्फ्रे सीरीज में चला गया, ये और भी कम एनर्जी रखेगा। सो आपके पास मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन सा हुआ? चार्ली वाला। आगे देखते हैं। इन सच केसेस वेयर यू हैव, ये मेथड याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, फंस जाओगे नहीं तो। in such cases where you have to find the maximum or minimum energy release, just see in which shell the electron is landing. in transitions P1 will be the most energetic photon. P1 में ट्रांजिशन हो रही है, P2 में, P3 में, P4 में सबसे एनर्जेटिक फोटोन P1 का होगा। उसके बाद इन कंपैरिजन, अब P1 में भी आपका कंपैरिजन है। P1 में तो ट्रांजिशन सेकंड शेल से भी हो सकती है, थर्ड से भी हो सकती है, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी, इन्फिनिटी से भी। उसमें कौन सा फोटोन मोस्ट एनर्जेटिक होगा? उसमें वो फोटोन मोस्ट एनर्जेटिक होगा जो इनफाइनाइट से लेवल से आ रहा होगा। सो इन्फिनिटी से P1 वाला मोस्ट एनर्जेटिक होगा P1 की सीरीज में, और सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आना विद इन P1 फोटोन्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो वाला लीस्ट एनर्जेटिक होगा। अब एक बात याद रखनी है कि P1 वाले तमाम फोटोन में से जो लीस्ट एनर्जेटिक है वो है सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आने वाला। ये लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन भी बाकी P2, P3, P4 की तमाम फोटोन से ज्यादा एनर्जी रखता है। ये बातें नहीं समझ आ रही तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला लेक्चर लाजमी तौर पर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसका आंसर आपके पास हुआ चार्ली। सो चार्ली इज द राइट चॉइस। ओके, ये वो एमसीक्यूज है जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा गलत करता है, क्योंकि वो एक तो या तो फॉर्मूला आई स्क्र आर टी वाला यूज करता है, उस वजह से वो करंट को अकाउंट में नहीं ला पाता, और वो जो है ना गलत कर बैठता है, H/16 लगा बैठता है। या फिर वो फॉर्मूला V स्क्र डिवाइडेड बाय आर टी वाला यूज कर ले, तो उसका आंसर डायरेक्ट ठीक आ जाता है। तो कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं उनको पता है भाई यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, तो फिर हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे और भी समझदार होते हैं, वो आई स्क्र वाले से भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो आई स्क्र वाले से गलत कर बैठते हैं। तो देखते हैं आगे क्या मसला है इसमें। देखें, आई स्क्र आर टी फॉर्मूला था, आपने यही लिखा। उसने बोला कि आपने कंप्रेस किया है, कंप्रेस किया तो यानी आपने लेंथ कर दी कम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और एरिया, इसका मतलब एरिया बढ़ चुका होगा। कंप्रेशन में लेंथ कम होती है, एरिया बढ़ता है, ऐसे ही होता है ना। अब या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, R इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कांस्टेंट। आपने लेंथ को 4 गुना कम किया तो रेजिस्टेंस आपके पास 16 गुना कम हो गई। या आप दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो मैं आगे बताता हूं। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर ट्विस्ट है, टर्न आया यहां पर कि आपने यहां से गलत कर दिया इतना सॉल्व करके कि आपने R/16 पुट कर दिया। बस आपने करंट को नहीं देखा। भाई जब रेजिस्टेंस कम हुई है तो करंट भी तो बड़ा होगा, 16I भी तो हुआ होगा करंट, तो 16I करंट हुआ होगा। तो मैंने अब करंट भी पुट किया, रेजिस्टेंस भी पुट की न्यू वाली। करंट 16I था, उसका स्केयर था, रेजिस्टेंस ये थी, तो 16 और स्केयर जो है मेरा वो कैंसिल हो गया, और एक 16 बच गया, तो 16H मेरा आंसर आया। एक सोल्यूशन ये था। दूसरा सोल्यूशन ये था कि R इक्वल टू रो एल ओवर ए, कंप्रेस की है, लेंथ कम हो गई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो और आपके पास लेंथ कम हुई तो एरिया बढ़ा, और आपके पास रेजिस्टेंस R/16 यहां तक हर बच्चा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला है, देखो आपके पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही था ना। I आपके पास क्या होता है, I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। मैंने सिंपली वी डिवाइडेड बाई आर पुट किया है इसी फॉर्मूला में,
और मेरा ये फॉर्मूला बना v²t डिवाइडेड बाय r। इसमें मेरी रेजिस्टेंस 16 गुना कम हुई है तो मेरी हीट ऑटोमेटिकली सही जवाब देगी 16H होगा। मुझे करंट वाले पंगे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर हुआ 16H, यानी कि बीटा। बीटा इज द राइट चॉइस। ये क्वेश्चन बड़ा ही मजे का कि आपके पास मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है उसके, यानी कि उसको आपने रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसके ऊपर क्या लग रही होगी। जल्दी से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि मैग्नेटिक नीडल जो है उसको आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स और टॉर्क दोनों लगती है। वजह कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसमें क्या होगा, एक मैं पहले बताता हूं आपको। पहले यूनिफॉर्म देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझ लो थी, नॉन यूनिफॉर्म नहीं थी। क्या होगा, इस कॉइल पर, इस मैग्नेटिक नीडल पर जितनी फोर्स एक साइड पर लग रही होगी उतनी ही दूसरी साइड पर लग रही होगी, जिससे फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ये जो नीडल है ये रोटेट करने लग जाएगी, तो इसके ऊपर टॉर्क लग रही होगी, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म में टॉर्क लग रही थी, सिर्फ फोर्सेज कैंसिल हो रही थी। लेकिन अब आपने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म कर दी फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की तो उससे फोर्सेज जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाई, जिससे टॉर्क भी प्रोड्यूस हो गई और एक रिजल्टेंट फोर्स भी बच गई। तो इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो बताना है मैग्नेटिक नीडल पर आपके पास टॉर्क भी होगी, फोर्स भी होगी, क्योंकि फोर्सेज कंप्लीटली कैंसिल नहीं हुई। और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो आपके पास फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल ऑपोजिट होंगी, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्स रिजल्टेंट जीरो हो जाएगी। तो एक फोर्स लगेगी, एक टॉर्क लगेगी। अल्फा आपके पास करेक्ट आंसर हुआ इसका।